नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। वक्त है 6 के सिक्सर का। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस बुलेटिन में आपको बिहार की बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं। यहां क्राइम, मनोरंजन, बिजनेस और कारोबार के साथ साथ देश और दुनिया की भी हम बात करते हैं। वैसे तो शुरुआत सबसे पहले बिहार की बड़ी खबरों से करते हैं, लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ की। देखिए, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जारी है और अब तक जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। पहला अमृत स्नान अलग अलग अखाड़ों के साधुओं के साथ शुरू हुआ। आज सुबह अखाड़े अपनी सवारी के साथ संगम तट पर जाने के लिए तैयार दिखे। हाथी, घोड़े, ऊंट पर सवार नागा, साधु, संत हाथों में त्रिशूल, गदा, भाला, बर्छी लेकर जय श्री राम और हर हर महादेव के जय घोष के साथ जब संगम तट के लिए निकले तो कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। संतों, सन्यासिनों और नागा साधुओं को देखने के लिए अखाड़ा मार्ग के दोनों ओर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ भी खड़ी रही। और ये तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से अद्भुत महाकुंभ में स्नान करने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु आपको नजर आ रहे होंगे। साधु संतों का जमघट लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और रथ पर सवार होकर साधु संत के जो अखाड़े हैं उसकी पेशवाई की जा रही है। विदेशों से भी कई लोग महाकुंभ में आए हुए हैं। नागा साधुओं का जत्था भी यहां नजर आ रहा है, जिसे देखने के लिए भी श्रद्धालु मौजूद हैं। और ये देखिए, अलग अलग कैमरे के एंगल से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 13 कैमरों की अलग अलग तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें आपको जहां भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे, क्योंकि ये दिव्य संयोग है। करीब 144 साल के बाद और 12 वर्षों के बाद ये महाकुंभ जो आयोजित हुआ है प्रयागराज में, संगम में डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सिलसिला पहुंचने का जारी है। और यही वजह है कि अब तक जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान किया है। और हम आपको महाकुंभ की दिव्य और अद्भुत तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीर, जहां आप देखिए किस तरीके से साधु संतों के साथ नागा साधु का जमघट है। और ये 20 तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से ही आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। अद्भुत, अकल्पनीय ये तस्वीर जरूर है, क्योंकि ये संगम का जो भी नजारा नजर आ रहा है, जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में काफी महत्व रखता है, काफी खास है। और पहला अमृत स्नान होने के बाद से अब लोग जो हैं लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए, मकर संक्रांति का भव्य और दिव्य स्नान भी चल रहा है। महाकुंभ को और खास बनाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा भी की जा रही है। हेलीकॉप्टर से पूरे मेला क्षेत्र पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जा रही हैं। आगे भी सभी स्नान पर्व पर इसी तरह से पुष्प की वर्षा की जाएगी। प्रयागराज में संगम तट पर करीब 12 किलोमीटर एरिया के स्नान घाटों पर जबरदस्त भीड़ रहने वाली है। और फिलहाल जो तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए ये गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं, पुष्प की वर्षा की जा रही है। उन सभी श्रद्धालुओं का स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है, जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहां पहुंचे हुए हैं। तो महाकुंभ को लेकर ये विशेष तैयारी की गई है। और जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी तैयारी कर रखी है, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भी ये पुष्प की वर्षा की जा रही है, जिसकी तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए
फूलों की बारिश की जा रही है उन सभी श्रद्धालुओं पर जो आस्था की डुबकी लगाकर संगम तट पर मौजूद हैं। ये खूबसूरत नजारा हम आपको वहां पर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए संगम में किस तरीके से पुष्प वर्षा करने के साथ ही श्रद्धालुओं का अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पहुंचे जो श्रद्धालु हैं वो भक्ति और आस्था में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो मकर संक्रांति के मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा की पूजा अर्चना की है और खिचड़ी भी दान किया है। इस मौके पर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर का जायजा लिया और बच्चों को दुलारते भी नजर आए। 4 तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद खिचड़ी का दान किया गया। फिर मंदिर का भी जायजा सीएम योगी ने लिया है और बच्चों को प्यार करते दुलारते भी नजर आए। मकर संक्रांति पर श्रद्धालु भक्ति में इस कदर लीन हो गए हैं कि वो अपनी बीमारियों और शारीरिक दिक्कतों को भूलकर कुंभ पहुंच रहे हैं। दिल्ली से आई महिला मंडली जो झूमते और भजन गाते हुए त्रिवेणी की तरफ प्रस्थान कर रही हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मेरा भोला नगर में चलो भैया आए, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, डमरू में ओ में समाया है मेरा भोला। अच्छा, कहाँ से आई आप? प्रभु का नाम लेते थे? हाँ जी, प्रभु का नाम ले रहे हैं। यहाँ प्रवास करेंगे 2 दिन का। तो प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है और इसमें शामिल होने के लिए अलग अलग साधु संत और बाबा भी पहुंचे हैं। इन्हीं में से एक मसानी गोरख बाबा उर्फ IIT बाबा भी है। ये IIT मुंबई से इंजीनियरिंग करने के बाद बाबा बने हैं। इंजीनियरिंग भी IIT मुंबई से एयरस्पेस और एरोनॉटिकल स्ट्रीम में इन्होंने की है। और इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने मसानी गोरख बाबा से बात की तो उन्होंने जीवन के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर की है। तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग? हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है, रही तो बहुत जगह पे है। जैसे मुंबई में भी IIT मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से MDes किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिज़ाइन डिग्री है ना, ये डिज़ाइन में होता है, इंटरेक्शन डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एनिमेशन, ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें सीखी मैंने। फिर वो ऐसे हुआ ना, तो जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ? तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे, हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया है। तो पैसा कमाया? हाँ, पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। महाकुंभ में बाबाओं का हठ योग देखते ही बनता है। देश विदेश से अजब गजब बाबा संगम नगरी पहुंचे हुए हैं। मकर संक्रांति पर एक बाबा कांटे की शैया पर लेटे हुए नजर आए। उनके आसपास उनके भक्तों का मेला लगा हुआ है। Kato Wale Baba, because he has been lying on head of thorns. In fact,
people are calling him Kanto Wale Baba, and in fact there you have several sort of using his damaru and is in this religious practice for several years. We asked him if he's in प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ चल रहा है। देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं और इसी दौरान महाकुंभ से एक महिला भी खूब वायरल हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सबसे सुंदर साध्वी हैं। दरअसल महाकुंभ में साधु संतों की मौजूदगी के बीच साध्वी हर्षा रिछारिया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। पेशे से एंकर और साथ में अभिनेत्री भी रह चुकी हैं। हर्षा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एंकर भी लिखा है। वो कई डेस्टिनेशन वेडिंग भी होस्ट कर चुकी हैं, लेकिन इसके साथ ही हर्षा को आध्यात्म की दुनिया से जुड़ाव हो चुका है। वो उत्तराखंड में रहती हैं। वो 2 साल से आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हैं, लेकिन ग्लैमर की दुनिया से अलग हटकर वो शांति की तलाश में आई हैं। वहीं कुंभ में देसी श्रद्धालुओं की तो अपार भीड़ ही है। दूसरी तरफ विदेशों से भी भारी संख्या में तीर्थ पुण्य कमाने श्रद्धालु पहुंचे हैं। अलग अलग देशों से आए इन श्रद्धालुओं ने महाकुंभ की दिव्य छटा देखकर क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। How are you feeling? Yeah, exciting. Excited. Excited. Yeah, for people to give them blessing. Your name. Yogamata, okay? All of the craziness and things are changing, but beneath all of that is just something that doesn't change. Very impressed. It's very well organized. We're staying in a very nice tent colony, and yeah, it's very pleasant. Oh, this is just the most amazing experience. It's fantastic. We're loving every minute of it. It's our first time in India. I'm here with my daughter, and it's very emotional. I'm loving it. Thank you. I think it is very well organized, and it is very, very big, and it is so many friendly people. I really like it. I enjoy it. I wanted to feel the spiritual energy and to meet Indian people. And they are so friendly, it's amazing. I feel that it's very peaceful. I feel even with a lot of people, every people is pulsing, the Kumbh Mela. We can really feel the Kumbh Mela inside the bodies, I just arrived yesterday, so I cannot say so much because still I didn't went for bathing. But for the moment, I'm really happy to be there, and I feel really good energy here. महाकुंभ अमृत स्नान पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके यहां पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सभी श्रद्धालुओं का प्रयागराज की धरती पर स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया है। दरअसल प्रयागराज में लगने वाले इस कुंभ में न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने सभी का स्वागत भी किया है। प्रयागराज के बाद अब अयोध्या चलते हैं और बात राम मंदिर की करते हैं। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई, मगर इसी साल एक बार फिर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाई जाएगी। हिंदी पंचांग के मुताबिक भगवान रामलला 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल की द्वादशी को मंदिर में विराजमान हुए थे। हिंदी पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल की द्वादशी एक बार फिर 2025 में ही आएगी। 31 दिसंबर 2025 पौष शुक्ल की द्वादशी है। ऐसे में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव की दूसरी वर्षगांठ भी 2025 में ही मनाई जाएगी। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार ही तिथियां और त्योहार मनाए जाते हैं। आएगी जब आएगी और उसी द्वादशी को भी अगले साल भी मनाया जाएगा। यदि इसी वर्ष से वो है
दिसंबर में, तो दिसंबर में ही द्वादशी के दिन ही प्राण प्रतिष्ठा का दूसरी जो वर्षगांठ है वो मनाया जाएगा। राम मंदिर को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा, राम मंदिर का संघर्ष इसलिए शुरू नहीं हुआ कि किसी का विरोध करना था। मोहन भागवत ने कहा कि यह यज्ञ था, किसी का विरोध करने के लिए राम मंदिर आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। राम मंदिर का आंदोलन भारत को स्वजागृत करने के लिए शुरू हुआ था, जिससे देश अपने पैरों पर खड़ा हो और दुनिया को रास्ता दिखा सके। चंपत राय जी कहते हैं वो आंदोलन नहीं यज्ञ है, ये बात बिल्कुल सही है। ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था किसी का विरोध करना है, ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था कहीं झगड़ा होना है, ये तो ये होना न देने चाहने वाले कुछ शक्तियों ने किया हुआ खेल है जो इतना लंबा चला और इतने सारे संघर्ष हुए। भारत का स्व मर जाए, भारत का स्व अपनी गर्दन ऊंची न कर सके, इसलिए तो मंदिरों के विध्वंस हो गए। वो देवी देवता, उनकी पूजा, ये स्व नहीं था वो, लेकिन उनके रूप में जो आदर्श सामने आते हैं, जीवन के जो मूल्य सामने आते हैं, वो भारतीय है। भारत उसके लिए जाना जाता है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में उसका स्पष्ट उल्लेख है। और अब रुक कर लेते हैं बिहार की खबरों की तरफ। दही चूड़ा भोज के बीच आरजेडी सांसद मीसा भारती का बड़ा बयान भी सामने आ गया। मीसा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले होने की बात फिर से दोहरा दी। मीसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार परिवार के सदस्य हैं, गार्जियन हैं, वो जब चाहें तब घर आ सकते हैं, उनके लिए हमेशा दरवाजा खुला हुआ है। नीतीश कुमार के गठबंधन में एक बार फिर से शामिल होने को लेकर मीसा भारती ने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, नीतीश कुमार जब चाहें तब यहां आ सकते हैं। जी आज आ रहे हैं दही चूड़ा खाने। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ। ये अंदर जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पता करना पड़ेगा। लालू जी को बड़े भाई मानते हैं, बुलाए हुए होंगे लालू जी। तो उनमें आपस में भाइयों का रिश्ता है, तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी, हमारे अभिभावक के तौर पे रहे, और मतलब कोई भी शुभ कार्य होता है तो परिवार के सदस्यों को बुलाया नहीं जाता है। लालू जी शुभ कार्य में लग रहा है कि फिर चेंजिंग आएगा। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, और अभी जो जिस तरह की चर्चा काफी टाइम से मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था, तो कुछ भी कहना इस पे अभी जल्दबाजी होगा। वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला है। नीतीश जी के लिए खुला है स्पेशल? उनके लिए भी खुला। वो तो मैं कह रही हूँ कि परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हैं, आना चाहें कभी भी आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए एक्शन मोड में है। कल से एनडीए की यात्रा भी शुरू होने वाली है। बगहा में एनडीए नेताओं का महाजुटान होगा और इस यात्रा में सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। इस यात्रा का मकसद सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाना है। कल से यात्रा शुरू होगा बगहा से, और उसके बाद बेतिया, बेतिया के बाद मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, और इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस बार जो आपको बताया गया कि 27 को भोजपुर आ रहा, 28 को बक्सर, 29 जनवरी को कैमूर, 30 जनवरी को रोहतास और 31 जनवरी औरंगाबाद और 1 फरवरी गया। तो इस तरह करके हम लोग जो है 6 जिला द्वितीय चरण में करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत सरकार के डबल इंजन की सरकार में बिहार बहुत ही आगे बढ़ रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।